हेलो फ्रेंड्स, सक्सेस विद संतोष चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। मैं संतोष कुमार श्रीवास्तव बाल विकास की दूसरी क्लास के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूँ। कल हमने बाल विकास की अवधारणा को पढ़ा था। आज हम वृद्धि एवं विकास को देखेंगे, साथ ही अवस्था परिवर्तन की चर्चा भी करेंगे। लेकिन इसे शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, जिससे और लोग इसका लाभ उठा सकें। चलिए शुरू करते हैं। वृद्धि और विकास, बाल विकास में इसका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि बालक अगर जो विकास कर रहा है तो उसके अंदर वृद्धि होगी, उसका विकास होगा। तो वृद्धि और विकास क्या एक ही हैं या दोनों अलग अलग हैं? इसके अंतर पे भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये देखते हैं कि वृद्धि एवं विकास किस आधार पे है, इसमें परिवर्तन क्या क्या होते हैं। तो जब हम इसकी बात करते हैं तो परिवर्तन को हम दो प्रकार से दिखा सकते हैं। किसी भी अवस्था में, किसी भी व्यक्ति में परिवर्तन दो तरह से होता है। एक मात्रात्मक परिवर्तन होता है, एक गुणात्मक परिवर्तन होता है। मात्रात्मक परिवर्तन का मतलब जैसे लंबाई बढ़ना, वजन बढ़ना, ये सारी चीज़ें मात्रात्मक परिवर्तन में आती हैं। जबकि गुणात्मक परिवर्तन में भाषा सीखना या भाषा सीखने की क्षमता में परिवर्तन, गामक कौशल विकास आदि, ये सारी चीज़ें गुणात्मक परिवर्तन में आती हैं। मात्रात्मक परिवर्तन का आशय है कि इसमें मात्रा में परिवर्तन हो जाए। जैसे आज लंबाई 5 किलो है, कल लंबाई 10 किलो हो जाएगी, अगले दिन 15 किलो हो जाएगी। बाल्यावस्था में 20 किलो है तो किशोरावस्था में पहुँचते पहुँचते 30 किलो हो जाएगी, 35 किलो हो जाएगी। गुणात्मक परिवर्तन मतलब गुणों में परिवर्तन। भाषा विकास आज जितनी गति से सीख रहे हैं, कल और तेज सीखेंगे। इस तरह के परिवर्तन को हम दो भागों में बांटते हैं, गुणात्मक परिवर्तन और मात्रात्मक परिवर्तन में। अब देखिए, हरलाक ने परिवर्तन को 4 वर्गों में विभाजित किया है। हरलाक ने परिवर्तन को 4 वर्गों में विभाजित किया है। एक है आकार में परिवर्तन, एक है अनुपात में परिवर्तन, पुराने लक्षण का लुप्त होना और चौथा है नए लक्षण का प्रकट होना। तो देखिए, आकार में परिवर्तन, अनुपात में परिवर्तन 1 और 2, तीसरा है पुराने लक्षण का लुप्त होना और चौथा है नए लक्षण का प्रकट होना। मतलब इसको हम समझें, थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ गया था, कहीं लाइट थोड़ी गड़बड़ हो गई है, दिख तो रहा है आप लोगों को ना। तो देखिए, हरलाक के अनुसार ये 4 वर्ग हैं। है क्या? पहला उन्होंने बताया है आकार में परिवर्तन। आकार में परिवर्तन, शैशवावस्था का आकार कुछ और होगा, बाल्यावस्था का आकार कुछ और होगा, किशोरावस्था का आकार कुछ और होगा, और जब ये आकार में परिवर्तन होगा तो अनुपात में भी परिवर्तन हो जाएगा। और इन परिवर्तनों के साथ कुछ पुराने लक्षण लुप्त हो जाएंगे और नए लक्षण प्रकट हो जाएंगे। इसी को हरलाक ने 4 भागों में डिवाइड किया है। अब हम बात करते हैं वृद्धि एवं विकास में क्या कोई अंतर है। यहाँ से प्रश्न सीटेट में पूछा गया है, इसलिए बहुत ध्यान से देखिएगा। वृद्धि एवं विकास में परिवर्तन की प्रकृति के आधार पर दोनों में क्या परिवर्तन है। तो वृद्धि क्या है? मात्रात्मक है, प्रत्यक्ष है, शारीरिक है और रचनात्मक है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो बाह्य परिवर्तन दिख जाते हैं, जो हमें प्रत्यक्ष रूप से पता लग जाते हैं, वो सब क्या है? वृद्धि है। मात्रात्मक परिवर्तन हमने आपको बताया। शारीरिक और रचनात्मक परिवर्तन जो बाहर से दिखे, प्रत्यक्ष दिखे, वो सारे के सारे परिवर्तन होंगे वृद्धि के सूचक होंगे। जबकि विकास में मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों परिवर्तन होते हैं। ये अप्रत्यक्ष होते हैं। शारीरिक, मानसिक एवं व्यवहारिक परिवर्तन विकास के अंतर्गत आते हैं। रचनात्मक एवं विकासात्मक दोनों परिवर्तन विकास में शामिल हैं। यानी हम देख रहे हैं कि जो चीज़ें वृद्धि में हैं वो चीज़ें विकास में हैं, लेकिन विकास में वृद्धि से अधिक चीज़ें हैं। इसमें केवल बाह्य है
केवल बाह्य परिवर्तन दिखाई दे रहा है, लेकिन जब विकास की बात करते हैं तो आंतरिक परिवर्तन भी दिखाई देते हैं। व्यापकता किसकी कितनी है? तो वृद्धि को हम विकास का एक छोटा रूप मानते हैं, जबकि विकास एक विस्तृत अर्थ में प्रयुक्त होता है। वृद्धि को हम विकास का एक छोटा सा रूप मानते हैं, जबकि विकास विस्तृत अर्थ में प्रयुक्त होता है। वृद्धि की समय सीमा, एक निश्चित समय तक वृद्धि होती है, ग्रोथ एक निश्चित समय तक होगी, उसके बाद ग्रोथ रुक जाएगी। यानी हमें मान सकते हैं कि वृद्धि केवल परिपक्वता तक होती है, जबकि विकास निरंतर एवं सतत चलने वाली प्रक्रिया है। यही पूछा गया था सीटेट के एग्जाम में कि विकास क्या है, तो विकास निरंतर एवं सतत चलने वाली प्रक्रिया है, यानी विकास आजीवन चलता रहता है। वृद्धि के का मापन संभव है, जबकि विकास का मापन करना कठिन है, क्योंकि जो इंटरनल चेंजिंग होती है, आंतरिक परिवर्तन होते हैं, उसका मापन बड़ी मुश्किल से हो पाता है, इसलिए इसका मापन कठिन है, जबकि वृद्धि का मापन संभव है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इन दोनों में क्या परिवर्तन है, और यहाँ से सीटेट प्रश्न पूछ चुका है, इसलिए इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे हम अवस्था परिवर्तन की चर्चा करते हैं। अब हम चर्चा करते हैं विकास की अवस्थाओं की। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। तो जब विकास की अवस्थाओं की बात करते हैं हम, तो मुख्य रूप से जो साधारण रूप से विकास की अवस्थाएं हैं, वो 4 अवस्थाएं मिलती हैं। अधिकतर बुक्स में यही लिखा हुआ मिलता है। एक होता है गर्भ में शिशु का विकास, दूसरा है शैशवावस्था, तीसरा है बाल्यावस्था, और उसके बाद किशोरावस्था। लेकिन यहाँ पे सीटेट में कभी कभी विद्वानों के अनुसार विकास की अवस्थाओं को पूछ लेता है। तो कम से कम 2 लोग, वाटसन और रास, को हम यहाँ पे स्पष्ट करेंगे, उसके बाद फिर विकास की अवस्थाओं में हम चलेंगे। तो देखिए, विकास की अवस्थाओं के बारे में वाटसन ने कहा है कि हमारे जीवन का विस्तार, ध्यान से सुनिएगा, हमारे जीवन का विस्तार अवस्थाओं में बटा हुआ है। हर एक की अपनी समायोजन की समस्याएं होती हैं। ये वह अवस्थाएं धरातल रूप में संबंधित नहीं है, क्योंकि समस्याएं बदलती रहती हैं। मतलब आप सभी जानते हैं कि इन्होंने जो कहा है, उसका मतलब है कि जीवन का विस्तार अवस्थाओं में बटा हुआ है। हर एक की अपनी समायोजन की समस्या है। कोई जल्दी समायोजित कर लेता है, कोई बाद में समायोजित करता है, कोई समायोजन कर ही नहीं पाता है। और ये वह अवस्थाएं हमेशा स्थिर नहीं हैं। क्यों नहीं स्थिर हैं? क्योंकि ये हमेशा बदलती रहती हैं। अवस्थाओं के हिसाब से जो समस्याएं हैं वो बदलती रहती हैं, इसीलिए ये अवस्थाएं धरातल रूप से संबंधित नहीं हैं। अब आइए, अब इनके विकास की यात्रा पर नजर डालें। तो जैसे इन्होंने बताया कि बालक सबसे पहले भ्रूण बनेगा, भ्रूण से शिशु का जन्म होगा, शिशु से बालक बनेगा, बालक से किशोर बनेगा, किशोर से युवक बनेगा, फिर प्रौढ़ बनेगा, फिर वृद्ध बनेगा। और इन सब में इनकी समस्याएं बदलती रहेंगी, हमेशा एक जैसी समस्याएं नहीं रहेंगी। रास ने क्या कहा? रास ने विकास की अवस्थाओं का वर्गीकरण 4 भागों में किया है। यहाँ पे इनका वर्गीकरण थोड़ा दूसरे तरह का है। अगर तो रास के अनुसार पूछेगा तो स्थिति बदल जाएगी। जो आप जानते हैं वो मत कीजिएगा। जब रास के अनुसार पूछेगा तो यहाँ शैशव अवस्था का प्रयोग इन्होंने नहीं किया है, यहाँ पे इन्होंने शैशव काल का प्रयोग किया है। और शैशव काल 1 से 3 वर्ष तक। शैशव काल कब से कब तक माना है इन्होंने? 1 से 3 वर्ष तक। प्रारंभिक बाल्यकाल इन्होंने माना है 3 से 6 वर्ष तक। याद रहे, यहाँ पे इन्होंने शैशव काल को नहीं बांटा है, बल्कि प्रारंभिक बाल्यकाल को 3 से 6 वर्ष तक माना है, उत्तर बाल्यकाल को 6 से 12 वर्ष तक माना है, और किशोरावस्था को 13 से 18 वर्ष तक बताया है। ये रास के अनुसार है। कभी कभी आपकी परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं, इसलिए इसको जानना अति आवश्यक है। अब चलिए हम अवस्था परिवर्तन की बात करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम अवस्था परिवर्तन की बात करते हैं, जो अधिकतर किताबों में मिलती हैं, जो अधिकतर बुक्स में मिलती हैं, उस अवस्था परिवर्तन की बात हम करते हैं।
अब विकास की अवस्थाएं, आज हम सिर्फ इसकी अवस्थाओं को बताएंगे, थोड़ा सा समझाएंगे। कल इसका डिटेल शुरू होगा। विकास की अवस्थाएं, जब इसकी बात हम करते हैं तो हम विकास की अवस्थाओं को, अधिकतर किताबें 3 भाग लिखती हैं, लेकिन इसे हम 4 भागों में बांटकर पढ़ाएंगे। पहला होगा गर्भस्थ शिशु का विकास। गर्भस्थ शिशु का विकास, यह है गर्भ में आने से लेकर, गर्भ में आने से लेकर शिशु के जन्म तक, शिशु के जन्म तक इसमें पढ़ेंगे हम। और दूसरा पढ़ेंगे हम शैशवावस्था। यहाँ पे हम कुछ और चीज़ें भी आपको बताने वाले हैं, उसको भी ध्यान से देख लीजिएगा। शैशवावस्था की उम्र होगी 0 से 5-6 वर्ष। 0 का मतलब जन्म से, जन्म से 5-6 वर्ष। फिर हम पढ़ेंगे बाल्यावस्था, और बाल्यावस्था को हम पढ़ेंगे 5-6 वर्ष से 12 वर्ष। और फिर आते हैं किशोरावस्था। किशोरावस्था को हम पढ़ेंगे 12 से 18-19 वर्ष। 18 वर्ष लिखिए, क्योंकि अधिकतर में 18 वर्ष ही लिखती हैं, तो 12 से 18 वर्ष। इस तरह से हम इसका अध्ययन करेंगे। इसको तो हम कल पढ़ेंगे कि बालक जब गर्भ में आता है, उसके बाद गर्भ के अंदर उसका विकास कैसे कैसे होता है, कैसे उसका जन्म होता है, कब वो भ्रूण बनता है, कब भ्रूण से बालक बनना शुरू होता है, कैसे कैसे उसके अंगों का विकास होता है, इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। इसके बाद शैशवावस्था। शैशवावस्था में देखिए, इसमें हम विभिन्न अवस्थाओं की चर्चा करेंगे कि बालक में कौन सा विकास किस प्रकार से होता है, इसकी चर्चा हम करेंगे। बाल्यावस्था में वही विकास कौन कौन कैसे किस प्रकार होगा, इसकी चर्चा करेंगे। और किशोरावस्था में कौन से और किस प्रकार के विकास होते हैं, इसकी चर्चा हम करेंगे। अब देखिए किसकी चर्चा हमको करनी है। अब विकास की चर्चा हम इतने चरणों में करेंगे, इतनी चीज़ों के विकास की चर्चा करेंगे, और वो कितने चरण में होंगे, वो चरण होंगे। पहली चर्चा तो हम करेंगे शारीरिक विकास की। शारीरिक विकास की चर्चा हम करेंगे। फिर चर्चा हम करेंगे भाषात्मक विकास की। ये क्रम से नहीं, ऐसे हम चर्चा इसकी करते रहेंगे। जिस क्रम में जरूरी होगा उस क्रम में हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते रहेंगे। फिर क्या जरूरी है, नैतिक विकास की चर्चा हम करेंगे। जो जहाँ से प्रश्न आपके परीक्षाओं में बनते हैं, हम उन विकासों की चर्चा आपसे करेंगे। फिर चर्चा हम करेंगे मानसिक विकास की। फिर हम चर्चा करेंगे आपके संवेगात्मक विकास की। संवेगात्मक विकास की हम चर्चा करेंगे सामाजिक विकास की। हम चर्चा करेंगे संज्ञानात्मक विकास की। हम चर्चा करेंगे संज्ञानात्मक विकास की। विकास की इन सभी अवस्थाओं पे हम चर्चा करेंगे और देखेंगे कि शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था में ये सारे विकास किस प्रकार से होते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद फिर देखिए, यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ हम आपको और बता दें। देखिए, कुछ विद्वान शैशवावस्था को 2 भाग में बांटकर काम करते हैं। यहाँ पे वो लिखते हैं पूर्व शैशवावस्था, पूर्व शैशवावस्था और उत्तर शैशवावस्था। उत्तर शैशवावस्था,
और यही चीज़ वो बाल्यावस्था में भी करेंगे, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, और यही काम वो किशोरावस्था में भी करेंगे, पूर्व किशोरावस्था और उत्तर किशोरावस्था। लेकिन कुछ ऐसे भी विद्वान हैं जो शैशवावस्था को केवल 3 वर्ष मानते हैं, और इसको जब हम 0 से 3 और 3 से 6 कर देते हैं तो इस 3 से 6 को वो बाल्यावस्था के साथ जोड़ देते हैं और इसे पूर्व बाल्यावस्था में रख देते हैं, और उसके बाद फिर लेकर जाते हैं उत्तर बाल्यावस्था। तो इस तरह से अवस्था परिवर्तन में बहुत सारे मतभेद हैं, लेकिन अधिकतर जगह जो मिलता है वो यही मिलता है। यूपी टेट में तो कोई समस्या नहीं है, यूपी टेट में आपका यही पूछा जाएगा, लेकिन जो सीटेट है उसमें हो सकता है कभी इस तरह के प्रश्न पूछ लिए जाएं, तो इसके लिए आप तैयार रहिएगा। हालांकि हमने आपको वहाँ पे क्लियर कर दिया है, बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर जो आवश्यकता होगी तो हम उसे भी पढ़ा देंगे कि किसने क्या कहा है। साथ ही साथ कुछ प्रश्न हम जरूर लेकर आएंगे, और उन प्रश्नों के माध्यम से भी हम बहुत सारे नई नई चीज़ें आपको बताएंगे। ठीक है, अब देखिए जो हमने कल पढ़ाया था, मैंने कहा था कि कल हम कुछ आप लोगों से प्रश्न पूछेंगे, तो आज आपको उन प्रश्नों का उत्तर देना है। ये आपके लिए होमवर्क है। अगर जो आप अभी दे दें तो ठीक है, नहीं जब भी आप इस क्लास को देखिएगा आप हमारे प्रश्न का उत्तर दे दीजिएगा। जो हमने कल पढ़ाया था उसमें हमारा पहला प्रश्न है कि सर्वप्रथम बालक के बारे में किसने अपने विचार प्रस्तुत किए, किसने अपने विचार प्रस्तुत किए। आपका दूसरा प्रश्न, बाल मनोविज्ञान के जनक कौन है, बाल मनोविज्ञान के जनक कौन है। आपका तीसरा प्रश्न है, बाल विकास आंदोलन के जनक कौन है, बाल विकास आंदोलन के जनक कौन है। अगला प्रश्न है सर्वप्रथम बेबी बायोग्राफी किसके द्वारा प्रकाशित कराई गई, किसके द्वारा प्रकाशित कराया गया, प्रकाशित कराया गया। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आपका है, बाल जीवन चित्रण को चिकित्सा में किसने उपयोगी बताया, किसने उपयोगी बताया। ये 5 प्रश्न के उत्तर आप हमें कमेंट करके बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। कल हम गर्भस्थ शिशु के विकास की चर्चा करेंगे कि गर्भ में शिशु का किस प्रकार विकास होता है। कल यह हमारी टॉपिक रहेगी, और यहीं से हम अपना आगे का प्रोसेस शुरू करेंगे विकास की अवस्थाओं के बारे में, और यहाँ से प्रश्न बहुत सारे बनेंगे आपके एग्जाम में, और एक एक विकास पे चर्चा हम करेंगे। शारीरिक विकास की चर्चा करेंगे, मानसिक विकास की चर्चा करेंगे, संज्ञानात्मक विकास की चर्चा करेंगे, संवेगात्मक विकास की चर्चा करेंगे। यहाँ पे कुछ और चीज़ जानिए, जब हम मानसिक विकास आपको पढ़ाएंगे उससे पहले हम बुद्धि और बुद्धिलब्ध की चर्चा भी करेंगे। जब हम संवेगात्मक विकास पढ़ाएंगे उसी के ठीक पहले हम मैकडूगल का संवेग भी आपको बताएंगे। इस तरह से हम एक एक टॉपिक को क्लियर करते हुए चलेंगे, और आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए अधिक से अधिक, जिससे अधिक से अधिक लोग इसको देख सकें, इसका लाभ उठा सकें। सब कुछ फ्री ऑफ कास्ट है, इसका पैसा नहीं लगेगा। और यूपी टेट सी टेट के एग्ज़ाम के लिए हम 4 पार्ट तो कंपलसरी रूप से लेकर आएंगे आपके लिए।
शिक्षा मनोविज्ञान बाल विकास चल ही रहा है। दूसरा हम आपके लिए हिंदी लाएंगे, गणित लाएंगे और पर्यावरण। ये 4 विषय हम आपके लिए लेकर आएंगे। हिंदी और अंग्रेजी और संस्कृत में से किसी एक विषय को बाद में समय के हिसाब से हम देखेंगे, फिर आपको बताएंगे। दीपावली बाद आपको पर डे 2 विषय की क्लासेस, 3 दिन 2 विषय। शिक्षा मनोविज्ञान पर डे चलेगा, इसके साथ 3 दिन गणित चलेगा, 3 दिन गणित और 3 दिन पर्यावरण चलेगा। और संडे को आपकी क्लास होगी हिंदी और पर्यावरण दोनों की। इस तरह से हम सारे कोर्सेज को कवर कर लेंगे। इसी के साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद।